हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन 1 अवबोध स्तर, ऑप्शन 2 स्मृति स्तर, ऑप्शन 3 प्रेरणा स्तर, ऑप्शन 4 प्रत्यावर्ती स्तर। तो यहाँ बात की जा रही है शिक्षण का स्तर नहीं है, तो अवबोध, स्मृति और प्रत्यावर्ती स्तर ये आपके शिक्षण के स्तरों में शामिल हैं, और जबकि आपका अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण के स्तर में शामिल नहीं किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन 1 स्किनर ने, ऑप्शन 2 थार्नडाइक ने, ऑप्शन 3 एरिक्सन ने और ऑप्शन 4 हरलॉक ने। तो यहाँ बात की जा रही है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन के द्वारा किया गया था। और एक आपका होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके फ्रायड हैं। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, बस हम लोगों को देखना होता है मनोसामाजिक और मनोविश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? ऑप्शन 1 प्रभाव का नियम, ऑप्शन 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन 3 अभ्यास का नियम, ऑप्शन 4 अभिवृत्ति का नियम। तो थार्नडाइक के द्वारा जो नियम दिए गए थे उनके मुख्य नियमों में प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम शामिल किया गया था, लेकिन अभिवृत्ति का नियम जो है ये मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, और इनके द्वारा 5 गौड़ नियम भी दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है? तो कोहलर तथा कोफका और वर्दीमर ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, और इन्होंने बताया था कि जो सीखना होता है वो सूझ द्वारा होता है। इन्होंने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। कभी कभी एग्जाम में चिंपैंजी का नाम भी पूछ लिया जाता है, किस पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो ऑप्शन 1 है पियाजे, ऑप्शन 2 है नोवाक, ऑप्शन 3 है वाइगोस्की, ऑप्शन 4 है ग्लासर फ्लेड। तो यहाँ बात की जा रही है सामाजिक निर्माणवाद की। तो जब भी सामाजिक निर्माणवाद आएगा तो यहाँ पर हम लोग वाइगोस्की को टिक करेंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्हीं के सिद्धांत में ZPD का भी कॉन्सेप्ट आता है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 दिशात्मक होना, ऑप्शन 2 संचयी होना, ऑप्शन 3 विशिष्ट होना और ऑप्शन 4 अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो जो आपका विकास होता है वो दिशात्मक भी होता है, विशिष्ट भी होता है और संचयी भी होता है, लेकिन यहाँ पे अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता। इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन सही होता है 4। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 गाल्टन, ऑप्शन 2 हार्लॉक, ऑप्शन 3 वुडवर्थ और ऑप्शन 4 रॉस। तो हेरिडिटी जीनियस के जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपका सन फ्रांसिस गाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा गया है। तो जो आपका शिक्षण के स्तर हैं इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, यानी संज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और मनोशारीरिक। तो आपका जो संज्ञानात्मक है ये क्लासिफिकेशन ब्लूम के द्वारा किया गया था, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी हम लोग यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो आपका संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसके कई सारे स्तर हैं, जैसे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग,
विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे न्यूनतम स्तर की बात करता है, तो सबसे न्यूनतम स्तर यहाँ पर कौन होगा? ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। ऑप्शन 1 प्रतिपुष्टि, ऑप्शन 2 पुनः योजना, ऑप्शन 3 पुनः प्रतिपुष्टि और ऑप्शन 4 पुनः शिक्षण। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है ये WLN के द्वारा दिया गया था और इसमें क्या होता है कि 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप 6 मिनट का होता है। तो इस तरीके से टोटल 36 मिनट जो है 36 मिनट के टोटल जो है आपका सूक्ष्म शिक्षण के सोपान होते हैं। अगर कभी कभी इसकी सूक्ष्म शिक्षण की टाइमिंग पूछ ली जाती है तो हम लोग 36 ना लगाकर 6 लगा देते हैं, क्योंकि 6 मिनट का एक सोपान होता है। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हम पाठ्य योजना बनाते हैं, उसका शिक्षण करते हैं और उसके बाद फीडबैक मिलता है। उसके बाद पुनः यही क्रम दोहराया जाता है, पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है, पुनः शिक्षण होता है और पुनः फीडबैक मिलता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका सबसे अंतिम सोपान हो जाएगा पुनः प्रतिपुष्टि। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। ऑप्शन 1 श्रेणीकर, ऑप्शन 2 विचार प्रवाह, ऑप्शन 3 अंक गणितीय तर्क, ऑप्शन 4 एक समाधान। तो आपका गिलफोर्ड है, इन्होंने डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग दिया था, अपसारी और अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इन्होंने जो है सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन के अंतर्गत बताया। और अपसारी चिंतन में क्या होता है कि बच्चा किसी भी समस्या के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर एक ही तरीके से ना सोचकर अलग अलग तरीक़ों से उसके सॉल्यूशंस ढूंढता है, यानी वहाँ पर क्या होगा, विचार प्रवाह होगा। इसलिए इसका ऑप्शन सही होता है 2, विचार प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो ऑप्शन 1 जॉन डेवी, ऑप्शन 2 ऑसबोर्न, ऑप्शन 3 हार्लॉक, ऑप्शन 4 आसबेल। तो मस्तिष्क उद्दोलन जो है ये दिया गया था ऑसबोर्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? ऑप्शन 1 CD मॉर्गन, ऑप्शन 2 HA मुरे, ऑप्शन 3 1 एवं 2 यानी CD मॉर्गन और मुरे, ऑप्शन 4 है JL मोरेनो। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कभी कभी इसका TAT लिख कर आ जाता है, ठीक है। इसके प्रतिपादक जो हैं वो कौन हैं? CD मॉर्गन और मुरे, यानी ऑप्शन आपका सही होता है 3 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन 1 आयोजन, ऑप्शन 2 उद्बोधन, ऑप्शन 3 प्रबोधन और ऑप्शन 4 संशोधन। तो यहाँ पे हम अगर सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था की बात करें तो प्रथम अवस्था आपकी होती है आयोजन। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 थार्नडाइक, ऑप्शन 2 गेस्टाल्ट, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपका दिया गया था थार्नडाइक महोदय के द्वारा। और जबकि गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है, जिसको समग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके 3 मनोवैज्ञानिक इसमें शामिल हैं, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। तो यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करता है तो कौन होगा? थार्नडाइक। कभी कभी इसको SR थ्योरी भी लिखकर आता है। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए RS थ्योरी किसने दिया है। निम्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करता है। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत कारक, ऑप्शन 2 है वातावरणीय संबंधी कारक, ऑप्शन 3 है सामाजिक कारक और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले आपका व्यक्तिगत कारक भी है, वातावरण संबंधी कारक भी है और सामाजिक कारक भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है 4 उपयुक्त सभी।
देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुविधि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 पियाजे, ऑप्शन 2 ब्रूनर, ऑप्शन 3 गार्डनर और ऑप्शन 4 वाइगोस्की। तो यहाँ बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात की जा रही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका दिया गया था गार्डनर के द्वारा। इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो आपकी 8 प्रकार की होती है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिक, मैकेनिक्स, ये सारी जो है आपकी इंटेलिजेंस को शामिल किया गया था। पियाजे ने, इसमें अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें पियाजे, तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। और वाइगोस्की ने जो है आपका सामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन 1 द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन 2 है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। ऑप्शन 3 है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और ऑप्शन 4 है बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो स्पीयरमैन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि यहाँ पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 किलपैट्रिक, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 मॉन्टेसरी और ऑप्शन 4 फ्रावेल। तो जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो प्रैग्माटिज्म यानी प्रयोजनवाद से प्रभावित है, यानी प्रयोजनवाद को उसमें शामिल किया गया है। प्रयोजनवाद के जनक अगर पूछा जाए तो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी के ही शिष्य थे W.H. किलपैट्रिक। W.H. किलपैट्रिक के द्वारा ही प्रोजेक्ट मेथड दिया गया था। अगर फ्रावेल की बात करें तो फ्रावेल जो है उन्होंने दिया था बच्चों का बगीचा, जिसको हम लोग किंडरगार्टन मेथड कहते हैं। रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिकों में आते हैं, जो आपका प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म है उसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। फर्स्ट उद्देश्य लेखन, सेकंड प्रस्तावना प्रश्न, थर्ड मूल्यांकन प्रश्न और फोर्थ लक्ष्य कथन। तो जिसने भी टीचिंग किया है या जिसने भी अपने DLED या BEd में टीचिंग किया होगा तो सभी लोग जो है जब पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पूर्व अधिगम से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको नए ज्ञान से संबंधित करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गलत वाक्य को चुनें। एक ऑप्शन फर्स्ट, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। सेकंड है छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। थर्ड है छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। और फोर्थ है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो जो छात्र हैं वो सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। उनके ऊपर यदि हम कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपने स्वाभाविक वातावरण से सीखते हैं तो उनका अधिगम स्थायी होता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं तब भी अधिगम काफ़ी प्रभावी होता है। खेल खेल के द्वारा जो चीज़ें हम सीखते हैं वो भी हमारे जो मस्तिष्क है उसमें हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन अगर हम नियंत्रित वातावरण की बात करें तो नियंत्रित वातावरण का मतलब होता है एक तरीके से उसमें बच्चों को एक नियंत्रित माहौल में सिखाया जा रहा है, उनको कोई भी अलग से कुछ एक्टिविटी नहीं कराई जा रही है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, दूसरा है 86वां संविधान संशोधन, तीसरा है 68वां संविधान संशोधन और चौथा है 22वां संविधान संशोधन। तो शिक्षा के अधिकार पर बल यानी का शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये ऑप्शन आपका सही होता है 2, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और इसके द्वारा धारा 21A को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।
और इसी के साथ एक आपका मौलिक कर्तव्य भी बढ़ा दिया गया कि जो भी पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य होगा। तो इस तरीके से मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। शिक्षण के कार्यों में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्यों में कौन सम्मिलित है पूछा गया है यहाँ। ऑप्शन 1 है मूल्यांकन कार्य, ऑप्शन 2 है उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन 3 है निदानात्मक कार्य। तो ये तीनों जो हैं शिक्षण के कार्यों में सम्मिलित हैं। हम बच्चों का मूल्यांकन भी करते हैं, उपचार भी करते हैं। उपचारात्मक मतलब जो रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं, जैसे किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सिखाने के लिए हम लोग रेमेडियल क्लासेस शिक्षक के द्वारा ली जाती हैं। निदानात्मक कार्य जो उसके मतलब डायग्नोस किया जाता है बच्चों को, उसके दिक्कतों का पता लगाया जाता है उस, ठीक है, तो वो निदानात्मक कार्य भी किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण है जब क्या होगा। ऑप्शन 1 शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, ऑप्शन 2 विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, ऑप्शन 3 केवल लिखने पर बल होगा। उपयुक्त सभी। तो सबसे कम प्रभावशाली की बात करता है शिक्षक एकाधिकार, मतलब सर्वे सर्वा कौन है यहाँ पे, शिक्षक है। जैसा शिक्षक चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाएगा सिखाएगा। दूसरा विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, जब विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी जो है सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण होगा। केवल लिखने पर बल होगा तो अन्य चीज़ें जो हैं वो उन पे ध्यान ना देकर केवल लिखने पर बल दिया जाएगा। तो यहाँ आपके तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण इन्हीं के द्वारा होगा, यानी ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 24। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। फर्स्ट ऑप्शन बर्नस्टीन ने, सेकंड ऑप्शन चॉम्स्की ने, थर्ड ऑप्शन फिल्मर ने, फोर्थ ऑप्शन स्किनर ने। तो भाषा रूपांतरण सिद्धांत इसके प्रतिपादक चॉम्स्की हैं, नाओम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1 मेसोमॉर्फिक, ऑप्शन 2 है एंटागोनिस्टिक, ऑप्शन 3 है एक्टोमॉर्फिक और ऑप्शन 4 है एंडोमॉर्फिक। तो शारीरिक गठन के आधार पे जो आपका व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है वो किया गया था शेल्डन के द्वारा। इनकी एक पुस्तक है वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट। तो इसमें इन्होंने 3 प्रकार से पर्सनालिटी शरीर रचना के आधार पे इन्होंने बताया है। एक आपका जो है एंडोमॉर्फी का मतलब है गोलाकृति। दूसरा है मेजोमॉर्फी का मतलब है आयताकृति। और तीसरा है एक्टोमॉर्फी का मतलब होता है लंबाकृति, लेकिन एंटागोनिस्टिक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ कौन सा नहीं शामिल होगा, एंटागोनिस्टिक, ऑप्शन 2। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, यानी कौन कौन से घटक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन 1 आवश्यकता, ऑप्शन 2 अंतर्निहित, ऑप्शन 3 प्रोत्साहन और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो अगर हम प्रेरणा की बात करें तो इसमें आपका आवश्यकता, अंतर्निहित और प्रोत्साहन इन तीनों को शामिल किया गया है, यानी हमारा जो है ऑप्शन सही होता है उपयुक्त सभी। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभी हम पीछे बात किए थे मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक तो एरिक्सन थे, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। इन दोनों क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मनोविश्लेषणात्मक की बात साइको एनालिसिस की बात करेगा तो सिगमंड फ्रायड, और जब भी आपका मनोसामाजिक साइको सोशल थ्योरी की बात करेगा तो कौन हो जाएगा आपका एरिक्सन। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, ऑप्शन 2 है व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, ऑप्शन 3 है त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ऑप्शन 4 है व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया था।
और जो आपका व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन है ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया था, और व्यवहार रूपांतरण तकनीकी जिसको हम शैपिंग कहते हैं ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो आपका त्रुटियों के माध्यम से सीखना है ये जो है स्किनर के द्वारा नहीं दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? थार्नडाइक के द्वारा। अच्छा, शेपिंग जो है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि शेपिंग क्या होती है। शेपिंग का मतलब होता है जैसे किसी के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज लाना, ठीक है, एक साथ परिवर्तन ना करके धीरे धीरे परिवर्तन करना। तो इसमें मान लें कि कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जो दिन में 10 सिगरेट पीता हो और उससे हमें क्या करना है, सिगरेट पीने की आदत को छुड़ाना है। तो उससे हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, जैसे मान के चलो पहले हमने बोला कि 1 सिगरेट छोड़ दो, और वो कंटिन्यू 1 सिगरेट जो है कम कर देता है, 9 सिगरेट 10 दिन तक पीता है। उसके बाद हम लोग फिर उससे जैसे उसको सिखाया जाए या बताया जाए कि अब जो है दूसरी सिगरेट भी छोड़ दो। ऐसे कर करके उसकी जो सारी 10 सिगरेट पीता था उनको हम छुड़ा देते हैं। इसी को कहते हैं शेपिंग। और इसका एक अच्छा एग्जांपल हम लेना चाहें तो जैसे बच्चा स्कूल जब जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक कोई रिवार्ड दे देते हैं, जैसे टॉफ़ी है या पैसे हैं। तो ऐसे कर करके बच्चा जो है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता। लास्ट में अगर हम नहीं भी देते हैं पैसा तब भी बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, यानी उसके बिहेवियर का जो है हमने क्या कर दिया, शेप एक दे दिया, ठीक है, बिहेवियर चेंज कर दिया धीरे धीरे करके। उसी को कहते हैं व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर विभिन्न योग्यता और अभिरुचि की बात कर रहे हैं, तो आपका आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE के नाम से जानते हैं, ठीक है, CCE। अब इसमें ये सारे जो आपके तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए हैं, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, ये तीनों इसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? यहाँ अभी हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक और पूछा गया है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान, अवबोध, चरित्र निर्माण, विश्लेषण। तो ज्ञान, अवबोध और विश्लेषण इन तीनों को शामिल किया गया है, जबकि चरित्र निर्माण इसमें शामिल नहीं है। इनके जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तर हैं वो आपका ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखा। आगे भी ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस का संग्रह लाते रहेंगे। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से जुड़े रहिए। धन्यवाद।